हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर CSS फन ट्रिक्स पर। यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे किसी टॉपिक्स पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली है हमें, और साथ साथ उसको याद रखने के लिए कैसे हम निमोनिक्स या शॉर्टकट ट्रिक्स के थ्रू उसको लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएँ बिना मेहनत किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना MCQ। पहला क्वेश्चन है, फॉरेन सर्विस मीन्स। ऑप्शन है ए, सर्विस रेंडर्ड इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ डोमिसाइल। B, service rendered outside the cadre in which a government servant is appointed. C, rendering service outside the place of posting. And D, salary received from a source other than the consolidated fund of India, state और UT। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है हमेशा कि फॉरेन सर्विस हम तभी बात करेंगे चाहे वो आपको कोई भी डेटा दें कि वो फॉरेन कंट्री में है या फॉरेन पोस्टिंग में कहीं भी है, लेकिन हमारी डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि अगर उसको पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं मिल रहा तो वो चाहे इंडिया में ही क्यों ना हो, कोई न्यू दिल्ली में ही जॉब क्यों ना कर रहा हो, बट उसका पेमेंट अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं हो रहा है तो वो फॉरेन सर्विस में काउंट होगी। और उसके दूसरी तरफ कोई एम्प्लॉय चाहे इंडिया से बाहर ही क्यों ना हो बट उसको पेमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल रहा है तो वो फॉरेन सर्विस में काउंट नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्राइटेरिया को हमेशा याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ प्रोबेशनर। तो ऑप्शन है, इसका पॉइंट नंबर 1 है अपॉइंटेड अगेंस्ट अ परमानेंट वैकेंसी इन द कैडर। सेकेंड पॉइंट है पीरियड ऑफ प्रोबेशनरशिप काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट। थर्ड है पीरियड ऑफ प्रोबेशनरशिप काउंट्स फॉर पेंशन। ऑप्शन हैं ए 1, 2, 3, B 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, एंड D 1 and 2 ओनली। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है अपॉइंटिंग अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी इन द कैडर। तो देखो, जब भी हम कोई एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो सबसे पहले हम वैकेंसी असेस करते हैं। वैकेंसी के बाद रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद उस एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है। उस पीरियड में वो प्रोबेशनरशिप पे होता है। तो दैट मीन्स कि उसको परमानेंट वैकेंसी के अगेंस्ट में ही प्रोबेशन पर रखा जाता है। जितनी वैकेंसी होंगी उतने ही वैकेंसीज इंटीमेट की जाएंगी और उतने ही लोगों को जॉब पे रखा जाएगा। तो पहला पॉइंट हुआ सही। दूसरा आते हैं पीरियड ऑफ प्रोबेशनरशिप काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट। जी हाँ, किसी का पीरियड अगर प्रोबेशन 2 साल का है तो 2 साल तक उसको उसके एनुअल इंक्रीमेंट्स बिल्कुल मिलते हैं। तीसरा है पीरियड ऑफ प्रोबेशनरशिप काउंट्स फॉर पेंशन। हाँ, अगर प्रोबेशनरशिप का पीरियड के बाद उसको कंफर्मेशन हो जाता है तो उस पीरियड को उसकी रेगुलर सर्विस माना जाएगा, उसको सारे बेनिफिट वहीं से स्टार्ट होकर मिलेंगे और उसको पेंशन के लिए भी काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3, जो है आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अ प्रोबेशनर। ये हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। फंडामेंटल रूल्स आर इफेक्टिव फ्रॉम। ऑप्शन आर 1 जुलाई 1922, B 1 जुलाई 1921, C 1 अप्रैल 1922 और D 1 अप्रैल 1921। तो इसमें हमें याद रखना है 1922 हमारी एक इंपॉर्टेंट ईयर है और ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री में बहुत ही फंडामेंटल ईयर है, क्योंकि इस ईयर में इंडिया में हमने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया था। स्टार्ट पहले ही हो गया था, 1922 में था और खत्म भी हो गया था उस ईयर में। तो ये याद रखना है 1922 इंडिया के लिए एक फंडामेंटल ईयर था जिसमें इंडियंस का माइंडसेट शिफ्ट हुआ था। पहले हमारे छोटे मोटे मूवमेंट हुए थे, लेकिन ये पहला ऐसा मूवमेंट था जो कि ऑल इंडिया लेवल पे अंग्रेज़ों को भगाने के लिए किया गया था। उससे पहले हम अंग्रेज़ों से राइट्स मांगते थे कि हमें कुछ अधिकार दे दो, काउंसिल में दे दो, लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि आप जाओ, हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं है, और पूरे इंडिया ने एक साथ खड़ा किया था। तो एक फंडामेंटल शिफ्ट था इंडियंस के माइंडसेट में। तो इस फंडामेंटल शिफ्ट को याद रखना, ये फंडामेंटल रूल बन गया हमारा। आगे के हमने जितने भी मूवमेंट किए वो सारे के सारे अंग्रेजों को भगाने के लिए किए। तो ये फंडामेंटल रूल्स 1922 था और हम ये मान के चलेंगे कि हमारे पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया था। इसलिए 1 जुलाई 1922 इज द फंडामेंटल रूल्स आर इफेक्टिव फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट। हु एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन आर ए अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, सी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और डी प्रेसिडेंट। तो एक बात याद रखना कि आपका रेजिग्नेशन कौन एक्सेप्ट करेगा। रेजिग्नेशन वही एक्सेप्ट करता है जिसने आपको अपॉइंट किया है। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है वही आपके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए होता है। ये सारी सर्विसेज में होता है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट भी किसको देता है, प्रेसिडेंट को, क्योंकि उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो हर जगह पर यही रूल चलता है। तो याद रखना जब भी रेजिग्नेशन दिया जाएगा तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को ही दिया जाएगा, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उसे ऊपर की अथॉरिटी को। तो आंसर हुआ ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन कैन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। देखो, नॉर्मल केस में क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना रेजिग्नेशन देता है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉय को रखने से फ़ायदा ही क्या है जो जॉब करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप उसको रख भी लोगे तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। बट फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाती हैं
कि उसको हम रेजिग्नेशन को रिफ्यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस हैं उसको देख लेते हैं और बताते हैं। पहला पॉइंट है वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इज इंगेज्ड इन एन इम्पॉर्टेंट वर्क। दूसरा है वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन। तीसरा है वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फेसिंग डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ऑप्शंस आर ए 3 ओनली, बी 1, 2 and 3, सी 2 and 3 एंड डी 1 and 2। तो देखो पहला पॉइंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट किसी इंपॉर्टेंट काम को कर रहा है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से मना कर सकती है, बट इसका सॉल्यूशन है आप उसे बोल सकते हो कि आप दूसरा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करवाओगे और जब ऑल्टरनेट मिल जाएगा वो उस काम को हैंड ओवर कर देगा, उसके बाद वो जा सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन। और तीसरा है वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट इज फेसिंग डिसिप्लिनरी और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो अंडर सस्पेंशन हो या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी उसके अगेंस्ट में, तो उसमें उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हमें। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि प्रोसीडिंग्स के बाद उसको डिसमिस किया जाए और गवर्नमेंट सर्वेंट को पता हो कि उसको डिसमिस किया जाएगा, तो वो उससे पहले ही रिजाइन करके भागना चाहता हो, तो उसको तो फ़ायदा हो जाएगा कि अगर डिसमिस किया जाता तो उसे कभी कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं फ्यूचर में। बट यहाँ पे उसको अगर वो रिजाइन कर देगा तो विद रिस्पेक्ट जाएगा और बोलेगा कि मैं खुद रिजाइन करके आया हूँ, और वो आराम से दूसरी जॉब में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि वो उसको ऐसा कोई एडवांटेज ना मिल पाए, तो इसलिए हम उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। बट इसके भी कुछ तो इस हिसाब से इसका आंसर होता है बी 1, 2 and 3। अब इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर उसके ऊपर जुडिशियल या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलती हैं तो भी हम उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस हैं? पहला है, इसके लिए हमें याद रखना है, इसकी टेक्निक याद रखो, MTech यानी MTECH, यानी कि अगर वो MTech कर लेता है तो हम उसको रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे इवन इफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन अगेंस्ट हिम। तो MTech में क्या करेगा? पहला कीवर्ड याद रखो, MT से मोरल टर्पिट्यूड। तो यानी कि उसका ऑफेंस ऐसा है, एलिज्ड ऑफेंस जिसके अगेंस्ट में उसको सस्पेंड किया गया है कि वो मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं है उसमें, तो हम उसको जाने की परमिशन दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ई से एविडेंस। एविडेंस क्या बोलता है कि एविडेंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको डिसमिस या रिमूव किया जाए या कंपलसरी रिटायर किया जाए। और हमारा यही तो कंसर्न था कि उसको डिसमिस किया जाएगा तो वो एडवांटेजेस पोजीशन में होगा, या कंपलसरी रिटायर किया तो वो एडवांटेजेस पोजीशन में होगा। बट हमें ये एविडेंस मिलते हैं कि नहीं, इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी, कुछ टाइम के लिए इसको सेंसर किया जाएगा या वार्निंग दी जाएगी, तो उस केस में उसको हरास क्यों किया जाएगा? हम बोलेंगे ठीक है, आप एविडेंस हमारे हैं कि आपको नहीं किया जा रहा, हमें पता चल रहा है, तो ठीक है, इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं। तीसरा होता है चीपर, CH। MT से मोरल टर्पिट्यूड, E से आपका एविडेंस, CS से चीपर। यानी कि इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है केस कि वो बहुत कॉस्टली हो रहा है और उससे चीपर है कि इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, तो जाने दिया जाएगा उसको। तो ये 3 कंडीशंस हैं जब हो जाएगा। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी 2 केसेस में मना कर सकती है, पहला इंपॉर्टेंट वर्क में इन्वॉल्व है या फिर उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इंपॉर्टेंट वर्क में है तो उसको ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करा के जाने दिया जाएगा, और अगर उस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो MTech करा के जाने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट विथड्रॉ अ रेजिग्नेशन विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी बट गवर्नमेंट सर्वेंट हैज नॉट बीन रिलीव्ड येट। अब देखो, रेजिग्नेशन के केस में एक केस तो ये बनता है कि रेजिग्नेशन दिया और अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उससे पहले उसने रिक्वेस्ट कर दी कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, तो फिर तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो आप उसको बोलोगे ठीक है, आप ले लो, आप ज्वाइन कर लो ड्यूटी, कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने एक्सेप्ट तो कर लिया है उसका, बट अभी रिलीव करने का प्रोसेस चल रहा था, वो हो नहीं पाया रिलीव इस बीच में, तो क्या हम उसको उसके विड्रॉल की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे? तो आंसर है यस, हम अब भी करेंगे। और अगर ऐसे, तो आंसर हो जाएगा इसका यस। और ऐसे केस में अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों उसके केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसको करना चाहिए था, कोई स्पेसिफिक रीजन है तो उसको हटा सकते हैं, अदरवाइज उसके विड्रॉल के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट विड्रॉ हिज रेजिग्नेशन विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज ऑल्सो बीन रिलीव्ड। अभी और एक केस आ गया कि उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया और रिलीव भी कर दिया, अब वो चला गया,
उसके बाद वापस आके बोलता है कि मुझे दोबारा से रख लो जॉब पर, एक तरह से वो तो छूटी की जॉब, अब आगे मुझे जॉब पे रख लो, तो हम उसके केस को एक्सेप्ट करेंगे? तो इसका आंसर है यस, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बट ऐसे ही तो नहीं करेंगे, इसकी कुछ कंडीशंस हैं, तभी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तो इसका हमें टेक्निक से जानेंगे हम कि देखो उसने किया है, उसने कॉमेडी की है। पहले वो कैंडिडेट ने रेजिग्नेशन दिया, पूरा प्रोसेस होने का वेट किया, फिर चला गया, फिर आके बोलता मुझे रख लो, तो एक इम्प्रॉपर कॉमेडी हो गई, इम्प्रॉपर वे में उसने कॉमेडी कर दी। तो अब डीओपीटी की जिम्मेदारी है कि ये फर्दर इम्प्रॉपर कॉमेडी ना करे। अगर ये इम्प्रॉपर कॉमेडी फिर से नहीं होती है तो हम उसको जॉब पे रख सकते हैं। तो इसकी टेक्निक नो इम्प्रॉपर अदर कॉमेडी, यानी नो इम्प्रॉपर अदर कॉमेडी बाय डीओपीटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नो इम्प्रॉपर अदर कॉमेडी। तो इसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं इस पे जाते हैं। नो इम्प्रॉपर मतलब रेजिग्नेशन के बाद उसका जो कंडक्ट था नो इम्प्रॉपर कंडक्ट था, यानी कि नो इम्प्रॉपर कंडक्ट आफ्टर रेजिग्नेशन। दूसरा है अदर, अदर मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जीएस, पहला पॉइंट देखो, जीएस हैज नॉट रिजाइंड फॉर ज्वाइनिंग एनी पीएसयू और कॉमर्शियल कंपनी और कॉरपोरेशन ओन्ड बाई और फाइनेंस्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी उसने ऐसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए नहीं किया था रिजाइन जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी रोल था। तो अगर अदर गवर्नमेंट एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए उसने नहीं किया था तो भी हम उसको करा सकते हैं। ये अदर के सामने ब्रैकेट में आप देखो 1 लिखा हुआ है, यानी ये पॉइंट नंबर 1 है। नो इम्प्रॉपर के सामने 2 लिखा हुआ है, 2 सेकंड पॉइंट है। कॉमेडी में आपके 2 आते हैं, कम और डी। कम से आपका आता है कंपेलिंग, जो कि आपका पॉइंट नंबर 3 है, और डी से आता है डी वाई से डेट, जो पॉइंट नंबर 4 पे आता है। तो कम से क्या है, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि उसने रेजिग्नेशन जो दिया था वो ऐसी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस के अंडर में दिया था कि उसको देना पड़ गया, और यहाँ पे उसका नो रिफ्लेक्शन और इंटेग्रिटी था, इंटेग्रिटी का कोई इशू नहीं था उसका। बट नाउ सर्कमस्टांसेस हैव बीन चेंज्ड, और वो कहता है कि अब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, मुझे जॉब पे रख लो। सपोज एक कैंडिडेट एम्प्लॉय था, उसको ऑफिस जाने के लिए लेह लद्दाख में पोस्टिंग थी, और उसको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था पैदल चल के, और उसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी और घुटनों में दर्द था, वो चल नहीं सकता था, तो सर्कमस्टांसेस से उसे छोड़ना पड़ेगा। बट नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर रोड बना दी अच्छी, अब वो ईजिली जा सकता है। तो उसने कहा अब तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे वापस जॉब में रख लो, तो इस केस में उसको रख लिया जाएगा। एंड डी वाई से डेट, यानी 4th पॉइंट, इसमें क्या है, डेट, डेट का सारा इशू रहेगा कि डेट ऑफ रिलीफ, यानी जिस जॉब से हटाया गया था, एंड द डेट ऑन विच द पर्सन इज अलाउड टू रीजॉइन ड्यूटी इज नॉट मोर देन 90 डेज, यानी दोनों डेट्स के बीच में 90 डेज से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, जब उसे छोड़ा और जो प्रपोज डेट को वो ज्वाइन करना चाहता है, यानी 90 डेज़ के अंदर आना चाहे तो आ सकता है। तो इसका मतलब हम इसको समराइज करें कि अगर कोई कैंडिडेट रिजाइन कर देता है उसका और रिलीव भी हो जाता है, इसके बावजूद भी अगर वो आना चाहता है तो एक तो उसको रिजाइनेशन के 3 महीने के अंदर आना पड़ेगा, उस बीच में उसका कंडक्ट एकदम बढ़िया होना चाहिए, उसका जो रेजिग्नेशन था उसका रीजन में कोई भी अदर गवर्नमेंट एजेंसी को ज्वाइन नहीं किया होना चाहिए, और रेजिग्नेशन ऐसी सर्कमस्टांसेस में दिया था कि उसको करना पड़ा, लेकिन सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई है, तो फिर हम उसको रख सकते हैं। तो इस ट्रिक को याद रखना, नो इम्प्रॉपर अदर कॉमेडी बाय डीओपीटी। नेक्स्ट चलते हैं, हु कैन बी अपॉइंटेड इन अ गवर्नमेंट सर्विस विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। ये हम सबको पता है कि गवर्नमेंट सर्विस में आने से पहले एक एम्प्लॉय को पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कराना होता है और मेडिकली फिट होना होता है। बट कुछ केसेस होते हैं कि उसमें विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन के भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें कौन से केसेस सही हैं देखना है। पहला पॉइंट है अ क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ थॉमसन कॉलेज रुड़की। सेकंड, टेम्परेरी वैकेंसी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। और थर्ड है अपॉइंटिंग आफ्टर अ ब्रेक ऑफ लेस देन 1 year एंड द ब्रेक इज नॉट ड्यू टू मेडिकल रीजन्स। ऑप्शन है ए 3 only, बी 1, 2 and 3, सी 2 and 3 एंड डी 1 and 2 only। तो चलते हैं 1 by 1। पहला पॉइंट है अ क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ थॉमसन कॉलेज रुड़की। जब कोई कैंडिडेट थॉमसन कॉलेज रुड़की में एडमिशन लेता है तो उससे एडमिशन से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है, और उसके बाद उसका अगर प्लेसमेंट कॉलेज से हो रहा है दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी मेडिकली एग्जामिन हो चुका है, तो उसको दोबारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराने की जरूरत नहीं है। दूसरा है टेम्परेरी वैकेंसी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। अब टेम्परेरी वैकेंसी के लिए आ रहा है सिर्फ 3 महीने के लिए, उसके लिए हम मेडिकल एग्जामिनेशन के चक्कर में नहीं जाएंगे। तीसरा है अपॉइंटेड आफ्टर अ ब्रेक ऑफ लेस देन 1 year एंड द ब्रेक इज नॉट ड्यू टू मेडिकल रीजन्स। उसने 1 साल का ब्रेक लिया और ब्रेक में भी मेडिकल के रीजन नहीं था, एक सर्विस छोड़ी
और 1 साल के अंदर दूसरी सर्विस को ज्वाइन कर लिया, और जो उसने सर्विस छोड़ी थी उसमें मेडिकल रीजन नहीं था, अदर रीजन्स थे, तो हम उसको सर्विस पर रख लेंगे, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है उस सर्विस के लिए। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा बी 1, 2 एंड 3। Question number 9. A pregnant woman with a pregnancy of more than 12 weeks will be appointed with following conditions. पहला पॉइंट है, she will be appointed after medical exam to be conducted after 6 weeks from the date of delivery. Second point है, post will be reserved with consequential seniority. यानी पहला पॉइंट बोलता है कि 6 वीक्स की डिलीवरी के बाद उसका मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद उसको अपॉइंट किया जाएगा, और पोस्ट को उस बीच में रखा जाएगा कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ। दैट मीन्स कि जिस डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी उसकी, जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट में मिली थी, वहाँ से उसकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तक की सीनियरिटी को प्रिजर्व किया जाएगा, उसको कोई सीनियरिटी का लॉस नहीं होगा। तो ऑप्शन हैं A 1 ओनली, B 2 ओनली, C 1 and 2 और 3 नन ऑफ द अबव। तो अब देखिए, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब उसे ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिला और वो आर्म फोर्सेस में नहीं है, यानी आर्म फोर्सेस पुलिस, CAPF, CRPF, जिसमें कि फिटनेस एक क्राइटेरिया होता है, उसके रूल्स डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज उसकी प्रेगनेंसी अगर 12 वीक्स की से कम की है तो हम उसको अपॉइंट कराएंगे। अपॉइंट करने के बाद उसको वो अपनी सर्विस करेगी और उसके बाद वो एलिजिबल होगी मैटरनिटी लीव, CCL के लिए, यानी चाइल्ड केयर लीव के लिए, वो अपने जॉब को, ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकती है। बट अगर उसकी 12 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तब हम उसको अपॉइंट नहीं कराएंगे, हम उसको जाने देंगे। पहले डिलीवरी होगी, उसके 6 वीक्स के बाद उसका फिटनेस टेस्ट होगा, फिटनेस टेस्ट के बाद अगर वो फिट मिलती है तो उसको ज्वाइन कराया जाएगा, और उसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, यानी कि जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट थी वहाँ से उसकी सीनियरिटी को प्रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी गलती नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको सभी लेडी के साथ होता है, तो इसकी वजह से उसकी करियर प्रोग्रेशन को अफेक्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी जब उसने एग्जाम दिया होगा, उसका इंटरव्यू का प्रोसेस था, तब वो प्रेग्नेंट नहीं थी, ये प्रोसेस के बीच में हुई है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए कोई भी एम्प्लॉय सफ़र नहीं करेगा, उसको सीनियरिटी मिलेगी। और 6 वीक्स के बाद अगर वो अनफिट मिलती है तो उसको फर्दर डेट दी जाएगी, उसके बाद उसको दोबारा से फिटनेस टेस्ट होगा और वो फिट होती है तो उसके बाद उसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका C 1 and 2। नेक्स्ट चलते हैं, FR 10 pertains to, FR 10 का A, power of president have been delegated to ministries to authorize withdrawal of pay for 2 months in respect of fresh appointments without medical examination. B, the whole time of government servant is at disposal of the government. C, unauthorized absence from duty and break in service, और D, combination of appointments। तो FR 10 हमारा जो बोलता है वो ये बोलता है कि वैसे मेडिकल एग्जामिनेशन एक मैंडेटरी कंडीशन है, बट उसको प्रेसिडेंट मिनिस्ट्रीज को बोल सकता है कि आपके पास पावर है, आप उसको पहले अपॉइंट करा लो और 2 मंथ्स का टाइम दे दो। 2 मंथ्स के अंदर वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दे देता है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हटा दिया जाएगा जॉब से, और वो 2 मंथ्स की उसको पे भी मिलेगी। ये उसको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो ये FR 10 है, तो यानी पॉइंट आंसर हो जाएगा A। अब क्वेश्चन आता है बाकी के पॉइंट्स क्या हैं। ये बाकी के पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट रूल्स हैं, FR हैं, और इनको इसीलिए मैंने मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो, ये सारे के सारे हमें पता होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं 1 by 1। B पॉइंट है, द होल टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज एट द डिस्पोजल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट का पूरा टाइम 24 घंटे गवर्नमेंट सर्विस के लिए होता है, और वो मना नहीं कर सकता। गवर्नमेंट उसे जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसी पोजीशन में उसको डिप्लॉय कर सकती है। और ये हमने कोविड के टाइम में देखा, जो गवर्नमेंट डॉक्टर थे उन्होंने काफ़ी ऑफिस आवर्स के बाद घंटों तक जॉब की है। ऐसे ही जो टीचर्स थे उनको सर्वे के लिए अपॉइंट कर दिया गया था। तो क्योंकि उनका गवर्नमेंट किसी भी मैटर में लगा सकती है। तो इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का देखो, 11 का मतलब 2 पैर, इसको ऐसे याद रखो कि 2 पैर हैं, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट 24 घंटे दोनों पैरों पे खड़ा रहेगा। जब गवर्नमेंट जहां बोलेगी उसे वैसे जॉब करने जाना पड़ेगा। तो FR 11 इज होल टाइम ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब आता है C पॉइंट, अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी एंड ब्रेक इन सर्विस। इसका है FR 17A, यानी अनऑथराइज एब्सेंस है। तो 17 को हम पढ़ेंगे 17, FR 17 अनऑथराइज एब्सेंस का खतरा। ये हमारा एक राइमिंग वर्ड बन जाएगा, हम इसको राइमिंग फॉर्म में याद रखेंगे। FR 17 अनऑथराइज एब्सेंस का खतरा, यानी कि अगर FR 17 है तो उसको अनऑथराइज एब्सेंस जो ड्यूटी है, ब्रेक इन सर्विस, वो उसमें आ जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स
FR49। तो ये कैसे होगा कि 49 यानी कोई प्लेयर अगर 49 पे खेल रहा है, 50 करनी है, तो किसी भी कॉम्बिनेशन से वो अपनी 50 कंप्लीट करना चाहेगा, तो वो कोई भी कॉम्बिनेशन करेगा कि उसको 50 हो जाए। तो जब 49 होगा 50 के पास, तो कॉम्बिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम चारों को याद रखना है, हमें सिर्फ आंसर ही नहीं देना। Number 11, a government servant can be disowned if he 1. Absent without permission, 2nd. Left office while on duty without permission, 3rd. Refuses to duty while in office. Options हैं A 3 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only and D 1 2 and 3। तो एक चीज़ याद रखनी है हमें, गवर्नमेंट सर्वेंट अगर बिना परमिशन के छुट्टी पर हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो डाइसनॉन हो जाएगा। अब अगर वो आ भी गया बट वो बिना परमिशन के जा रहा है, तो भी डाइसनॉन कर देंगे। अब उसने बोला चलो मैं आ भी जाता हूँ और मैं जाऊँगा भी पूछ के, पर मैं काम नहीं करूँगा, तब क्या करोगे? तो तब भी हम उसे डाइसनॉन नहीं कर देंगे। यानी आपको आना भी है, आपको जाना भी बॉस से पूछ के, और आपको काम भी करना है। अगर नहीं करोगे तीनों में से किसी भी कंडीशन को, तो आपको डाइसनॉन कर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 1 2 and 3। अब सवाल यह है कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने की टेक्निक है ए, एब्सेंट वाले में ए, लेफ्ट का एल और रिफ्यूजेस का आर, ALR। तो हमें रखेंगे अलर्ट्स, हम बनाते हैं अलर्ट्स AL और R। तो उसको अलर्ट रहना है पूरे टाइम, अगर वो अलर्ट नहीं रहेगा तो उसको डाइसनॉन कर दिया जाएगा। तो डाइसनॉन के केसेस में अलर्ट्स रहना है उसको। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डाइसनॉन? 1. पास सर्विस इज forfeited, 2nd. द पीरियड ऑफ डाइसनॉन विल नॉट काउंट फॉर एनी पर्पस लाइक इंक्रीमेंट, क्रेडिट ऑफ लीव, पेंशन। 3rd है द पीरियड ऑफ डाइसनॉन विल काउंट फॉर टाइम आउट, प्रमोशन। तो इसमें देखते हैं कि पास सर्विस इज forfeited, यस, पास सर्विस फोरफिट हो डाइसनॉन के केस में नहीं होगी। ये ब्रेक इन सर्विस के केस में होती है। अगर ब्रेक इन सर्विस है तो पास सर्विस फोरफिट होगी, और डाइसनॉन के केस में जितना पीरियड डाइसनॉन का है उस पीरियड को हम मान के चलेंगे उसने सर्विस की नहीं। सपोज कोई एम्प्लॉय 20 जून को लीव पर जाता है और 20 जुलाई को वो छुट्टी पर रहता है, इस बीच में उसका एनुअल इंक्रीमेंट पड़ता है 1 जुलाई को, तो उसको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे वो ड्यूटी पे है ही नहीं 20 जून से, उसको 21 जुलाई से मिलेगा। इस बीच की सर्विस को डाइसनॉन माना जाएगा, यानी सर्विस की नहीं है। द पीरियड ऑफ डाइसनॉन विल नॉट काउंट फॉर एनी पर्पज लाइक इंक्रीमेंट, क्रेडिट ऑफ लीव, पेंशन। उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, इस पीरियड को सब में से डिडक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा है द पीरियड ऑफ डाइसनॉन विल काउंट फॉर टाइम बाउंड प्रमोशन। कैसे कर दिया जाएगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जब उसने सर्विस ही नहीं की इस बीच में, कोई भी ना उसने छुट्टी ली ना कुछ किया, तो डाइसनॉन हो रखा है उसको, तो किसी भी प्रमोशन के लिए भी काउंट नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A2 ओनली। नेक्स्ट चलते हैं, द पीरियड ऑफ अनऑथराइज एब्सेंस शैल कॉज ब्रेक इन सर्विस। अब देखो अनऑथराइज सर्विस पे उसका डाइसनॉन भी हो रहा था, अनऑथराइज सर्विस के केस में उसका, अनऑथराइज एब्सेंस के केस में उसको ब्रेक इन सर्विस भी हो रहा है। तो कब ब्रेक इन सर्विस होगा, कब डाइसनॉन होगा? डाइसनॉन की कंडीशन देख ली, अब देखते हैं ब्रेक इन सर्विस की कंडीशंस। तो ब्रेक इन सर्विस की कंडीशन पे देखते हैं कौन कौन सी सही है। पहला है इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन अ स्ट्राइक विच इज डिक्लेयर इलीगल। यानी वो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी किसी PSC मान लो NTPC में या ONGC में, वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करता है स्ट्राइक विच इज डिक्लेयर इलीगल। तो अगर इलीगल स्ट्राइक में करेगा वर्कर्स करते हैं तो हाँ, उसको ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। दूसरा है इन नॉन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट की कुछ भी, कोऑर्डिनेशन एक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक, स्ट्राइक के दौरान वो कोऑर्डिनेट करता है। अनऑथराइज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विदाउट एनी वैलिड रीजन। अब इस बीच में अगर स्ट्राइक चल रही है और कैंडिडेट अनऑथराइज एब्सेंट हो जाता है एकदम से, तो एक तरह से स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना ही हो गया ना, ऑफिस तो उसने ज्वाइन की ही नहीं। तो गवर्नमेंट बोलेगी कि आपने स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया, उसके इक्विवेलेंट ही माना जाएगा और उस पीरियड को ब्रेक इन सर्विस के लिए माना जाएगा। तीसरा, अनऑथराइज एब्सेंस विच स्टैंड सिंगली और डिसिशन फ्रॉम ड्यूटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं गवर्नमेंट जो है पूरी कोशिश करती है कि एम्प्लॉय को पूरा एडवांटेज दिया जाए। जैसे कि अगर आपकी अनऑथराइज एब्सेंस है वो सिंगली नहीं है, सपोज आप लीव पर गए 5 दिन के लिए, आपके घर वालों ने बोल दिया कि मौसी की लड़की की शादी है 2 दिन और रुक जाओ, मौसा जी ने इंसिस्ट किया, आप रुक गए, तो गवर्नमेंट यहाँ आपको अनऑथराइज एब्सेंट नहीं मानेगी। गवर्नमेंट बोलेगा चलो लीव के साथ में ली है, एक्सटेंड कर दिया लीव को बिना परमिशन के, आपको डाइसनॉन करके छोड़ दिया जाएगा। या आप ज्वाइनिंग टाइम आपका लंबा चला गया, टूर पे थे, आप ज़्यादा लंबे रुक गए, बाद में ज्वाइन किया, गवर्नमेंट आपको पूरा चांस देगी। बट आपने ना तो लीव ली ना कुछ लिया, अचानक 1 हफ्ते के लिए गायब हो गए बीच में,
आपने पहले भी कोई लीव नहीं ली, बाद में भी कुछ भी नहीं था। इसका मतलब तो आप मनमानी कर रहे हो। अब जब आओगे, जब मन होगा तब आओगे, जब जाओगे। अगर आपका जेन्युइन रीजन था, मेडिकल प्रॉब्लम थी, आप छुट्टी लेते, मेडिकल लीव लेते, फैमिली में प्रॉब्लम थी, आप HPL लेते, EL लेते, कुछ भी लेते, CL लेते। आपने कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, आपने छुट्टी मार ली, तो इसका मतलब क्या है? आप सीरियस नहीं हो, आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इसका मतलब आपको अनऑथराइज्ड एब्सेंस को आपको ब्रेक इन सर्विस के लिए माना जाएगा। तो इस तीनों केसेस में उसको ब्रेक इन सर्विस के लिए काउंट होगा। तो आंसर हो जाएगा डी। अब हमें पता चल गया तीनों केसेस में कब डाइस नॉन होगा और कब अनऑथराइज्ड एब्सेंस को हमें ब्रेक इन सर्विस के लिए माना जाना है। तो दोनों हमारे क्लियर हो गए। अब बताए, ब्रेक इन सर्विस इन द अबव सर्कमस्टांसेस फोरफीट्स द सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ। अब ब्रेक इन सर्विस हो गया तो उसकी पास सर्विस को किस किस पर्पज के लिए फोरफिट किया जाएगा, यानी पास सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा। किस किस पर्पज के लिए नहीं किया जाएगा? 1. मिनिमम सर्विस प्रिस्क्राइब्ड फॉर LTC। सेकेंड, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर पेंशन। थर्ड, मिनिमम सर्विस प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रमोशन थ्रू DPC। तो इसमें 1 है, ऑप्शन है A 2 ओनली, B 1 and 2 ओनली, C 2 and 3 ओनली, और D है 1 2 and 3 ओनली, 1 2 and 3। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज को रखा जाता है इसको हम देख लेते हैं। पहले ट्रिक देख लेते हैं। ब्रेक इन सर्विस फोरफिट्स लो पावर डिवाइस, यानी कौन कौन सी चीज़ को फोरफिट करती है? लो पावर डिवाइस को, जिसमें लो पावर होगी उसको, उस डिवाइस को फोरफिट कर लेगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कोई पावर डिवाइस है, उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है तो पावर उसकी ब्रेक हो जाती है। ऐसे ही ब्रेक इन सर्विस भी आपकी डिवाइस की पावर को लो कर देगा। तो लो पावर डिवाइस से क्या होता है? L से लो यानी LTC, P से पावर यानी पेंशन, और डिवाइस से होगा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। 3 चीज़ों के लिए उसकी पास सर्विस को फोरफिट कर लिया जाएगा, LTC, पेंशन और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। बट नो प्रमोशन थ्रू DPC। प्रमोशन थ्रू DPC के लिए उसकी पास सर्विस काउंट होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्यों होगी? क्योंकि उसने काम किया है, उसको अपार ग्रेडिंग मिली है। अब उसका क्राइटेरिया क्या है? अपार ग्रेडिंग। अगर अपार ग्रेडिंग उसको अच्छी मिली हुई है तो उसकी सर्विस को काउंट कर लिया जाएगा उसके बेसिस पे। तो ब्रेक इन सर्विस फोरफिट्स लो पावर डिवाइस बट नो प्रमोशन थ्रू DPC। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B 1 and 2। अगर 3 में प्रमोशन थ्रू DPC तो उसको फोरफिट नहीं होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रेक इन सर्विस? पॉइंट नंबर 1, नो पे एंड अलाउंस इज गिवन इवन इफ द अनऑथराइज्ड लीव इज रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन ट्रीट द पीरियड ऑफ एब्सेंस एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव रिट्रोस्पेक्टिवली। तीसरा पॉइंट है, पास्ट सर्विस विल नॉट काउंट फॉर द पेंशन। ऑप्शंस आर A 2 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, and D 1 2 and 3। तो देखते हैं 1 by 1। पहला पॉइंट है, नो पे एंड अलाउंस इज गिवन इवन इफ द अनऑथराइज्ड लीव इज रिकॉग्नाइज। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने उसमें कोई भी किसी भी तरह से उसे रिकॉग्नाइज कर लिया फिर भी पे एंड अलाउंस तो नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल ठीक है, पे एंड अलाउंस का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कैन ट्रीट द पीरियड ऑफ एब्सेंस एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव रिट्रोस्पेक्टिवली। हाँ, जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको पीरियड को रिकॉग्नाइज करेगी तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दे सकती है उस बीच में, उसके पीछे के पीरियड को, और जितने पीरियड के लिए उसने एब्सेंट हुआ है, और उसको कंटिन्यू कर सकती है, ब्रेक इन सर्विस से वो बचा सकती है। तीसरा, पास सर्विस विल नॉट काउंट फॉर पेंशन। तो ये बिल्कुल ठीक है, अगर ब्रेक इन सर्विस है तो पास सर्विस काउंट नहीं होगी पेंशन के लिए, बट अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसको भी कॉन्डोन कर सकती है, ये उसकी चॉइस है, उसके डिस्क्रिशन पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 and 3 ऑल। फ्रेंड, ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको हमारे क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने सजेशंस ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमें पता लग सके कि हम कैसे इम्प्रूव करें और बेस्ट ऑफ द सर्विसेज दे सकें, और आप लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी पढ़ाई को इजी बना सकें। आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंकरेजिंग होता है, इसलिए कीप कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच।